हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप सबने ये वाला मीम बहुत पढ़ा होगा और जिस हिसाब से इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है तो रिलेटिव्स का कॉल आना और ये बात कहना कि रहने दो बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये कहना अपने आप में थोड़ा बुरा तो फील करता है। लेकिन जो आज का इस वीडियो का मुद्दा है वो इतना फनी नहीं है। बेसिकली हम बहुत बार देखते हैं कि यूपीएससी अपने हिसाब से किताबें कभी भी कुछ भी सिलेक्ट कर लेता है। तो क्या हमें उन किताबों के पीछे भागना जरूरी है क्या? जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली ये वाले किताब की। जैसे कि ये किताब आप देख सकते हैं, ये है अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय इशिता बैनर्जी और दुबे जी ने ये मिलके ये किताब लिखी है। बट क्या आज तक किसी ने भी ऐसा बोला है कि हमें यूपीएससी के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इस किताब की जरूरत है? सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी किताब को पढ़ना चाहिए। ऐसा कभी हुआ है? किसी ने हार्डली सुना होगा, मान लो किसी ने इस किताब को पढ़ा भी हो सकता है आप में से, बट स्टिल दिस इज नॉट अ फेमस बुक दैट वन शुड रीड फॉर क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम। यहां पर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पता नहीं कौन सी किताब है, मुझे मतलब मैंने भी कभी नहीं सुना है और इनफैक्ट बहुत रेयर लोगों ने ही इस चीज को सुना है। बट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि रखमाबाई केस 1884 का ये क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये जो विमेन राइट्स होते हैं एजुकेशन गेन करने के लिए, एज ऑफ कंसेंट के लिए, और तीसरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, तो क्या ये सारे में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? और जब हम इस किताब का एक सेक्शन देखते हैं तो हमें बहुत ही क्लियर कट ये चीज समझ में आती है कि यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहां पर एज ऑफ कंसेंट और दूसरा यहां पर है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब खोजने की भी जरूरत नहीं है और एग्जैक्टली यही दोनों चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जो कि क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में इसको पूछा गया होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा गया था कि भाई ये जो वेलेस्ली साहब हैं, इन्होंने ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, इसका बेसिक पर्पस क्या था? स्टेटमेंट का आंसर तो हमें पता है कि वो ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाहते थे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना चाहते थे। बट स्टिल इस किताब में ये चीज साफ साफ लिखा है। वैसे ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको स्पेक्ट्रम जैसी किताबों में भी मिल जाएगा, बट स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट हैज बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक और वो मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं। यहां पर ये चीज लिखा हुआ था कि इन्होंने सिविलियन को ट्रेन करने के लिए ये वेलेस्ली वाला कॉलेज इन्होंने स्टार्ट किया था। फिलहाल एक और क्वेश्चन था सेट सी का, ये क्वेश्चन नंबर 65 है कि उलगुलन, यहां पर लिखा हुआ है ग्रेट तिमुल्त, इसका ये किस रिवोल्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है? बहुत ही सिंपल सा, आपको आंसर पता है कि ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900, ये जो लैंग्वेज है ना, बिरसा मुंडास रिवोल्ट ऑफ 1899-1900, आप जरा इस सेक्शन को एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा है? बेस्ट इलस्ट्रेशन, वेल नोन, वेल रिसर्च्ड, आप ये देखो लिखा हुआ है उलगुलन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रेट तुमुल्त, बिरसा मुंडा, नागपुर 1899 से 90। क्या ये वही लाइंस नहीं है जो ऑप्शन में दिया गया है? हालांकि ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें स्पेसिफिकली इस किताब की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दिस इज ए कॉमन स्टेटमेंट जो कि बहुत सारी जगहों पर मिल जाता है, बट स्टिल हर किताबों में उलगुलन की बात नहीं होती। बिरसा मुंडा वाला रिवॉल्यूशन हमेशा आता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें यह पूछा गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो आफ्टर इफेक्ट रहा था फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उसमें से ये आफ्टर इफेक्ट किस फॉर्म में दिखा? आंसर हमें पता है, ए है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रूइंड। बट स्टिल यहां पर कैसे समझ में आया? इस किताब में जब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ से बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं एक बार आपको इस किताब को पढ़ने का मौका देता हूं। फिलहाल अगर आपको ये किताब चाहिए, वैसे तो ये टेलीग्राम पर हमने पोस्ट कर रखा है अपने चैनल में, आप ओनली आइज नथिंग एल्स वाले टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जिसमें एक इंसान किताब पढ़ते हुए दिखता है और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हो वही ऑथेंटिक होगा, आप उसी को ज्वाइन करेंगे। वहां पर ये किताब हमने अपलोड कर दी है, आप इसको देख सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी इन सिग्निफिकेंस फेस, मतलब किस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का इफेक्ट हुआ है, वो यहां पर कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट कैसे रूइन हुए, ये चीज यहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि आपको बताना है कि देशेर कथा, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको गारंटी देता हूं कुछ नहीं मिलने वाला है एग्जैक्ट इन लाइंस में। बट स्टिल इस किताब में
एग्जैक्ट यही लाइंस लिखी गई हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट है इसका कि कॉलोनियल स्टेट्स के हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट से वॉर्न करने के लिए ये पहली बार ये किताब लिखी गई थी उस टाइम पर सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। इसमें यह भी लिखा है कि इन्होंने स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस को थोड़ा सा इसमें उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करने की बात की थी। और फाइनली इसमें लिखा है कि जो ये देश वर्ड है, देशेर कथा में ये जो देश वर्ड है या फिर इसमें और भी जो है उसका जिक्र इन्होंने स्पेसिफिकली बंगाल के लिए किया था। बट स्टिल जब हमने इस किताब को पढ़ा तो यहाँ पर पेज नंबर 249 पर हमें ये किताब मिलती है और यहाँ पर ये कुछ मिलता है हमें। पहला कि देशेर कथा के बारे में डिस्क्राइब करना ही अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर सबसे पहले क्या था, देशेर कथा, स्टोरी ऑफ नेशन कंट्री। यहां पर लिखा हुआ है कि जो जनरल ग्रोथ है वो नेशनल और रीजनल, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यूजुअली आपको मिल जाएगा। बट स्टिल जो ये लाइन लिखी है ना कि देयर वाज नो वर्ड इन बंगाली फॉर नेशन इफैक्ट, मतलब ये जो नेशन वर्ड यूज किया, मतलब जो देश वर्ड यूज किया गया है ये बंगाली से रिलेटेड नहीं है, मतलब बंगाल रीजन से रिलेटेड नहीं है। ये लाइन क्लियरली कौन लिखेगा, कोई किताब लिखेगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये वाली चीज किताब में नहीं लिखी गई है। मतलब ये पता कर पाना, आप 10 रीजन दे सकते हो कि इस किताब में क्या लिखा गया है, बट आप ये नहीं बता सकते कि इस किताब में क्या नहीं लिखा गया है, उसका जिक्र यहां पर है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये स्टोरीज और जो ये क्वेश्चंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली इसी बुक से इस बार यूपीएससी ने उठाए हैं। फिलहाल हमारा मुद्दा एक और क्वेश्चन वैसे है कि गांधी इरविन पैक्ट, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके स्पेक्ट्रम में भी मिल जाता है, बट स्टिल जो हूबहू लाइन उठ के आती है इसका आंसर है यहां पर बी ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। थर्ड स्टेटमेंट जो है गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था और ये स्पेक्ट्रम में भी आपका अलग से डब्बा बना के, डब्बा नहीं मतलब एक स्टेटमेंट पहली लाइन है कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी और क्या नहीं हुई थी, मतलब क्या एक्सेप्ट नहीं किया था इरविन ने, उसके बारे में भी ये लिखा हुआ है। वहां पर रिजेक्शन लिखा हुआ है और यहां पर एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है। हालांकि स्पेक्ट्रम में भी ये है, बट स्टिल आपको इस किताब में बहुत क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे, पहले और दूसरे। ठीक है, ओवरऑल मुद्दा इस पूरे वीडियो का ये था कि क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया कि भाई क्वेश्चन तो इस किताब से है, ठीक है, बट क्या हमें ये किताब अब पढ़नी चाहिए हिस्ट्री के लिए? द आंसर इज बिग नो। क्यों? क्योंकि मुद्दा आज के टाइम का ये नहीं है कि यूपीएससी किस किताब से क्वेश्चन पूछती है, बल्कि मुद्दा ये है कि क्वेश्चन आता कैसा है और उस क्वेश्चन को हम अपने बेसिक नॉलेज के हिसाब से कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कोई हम लगा सकते हैं जिनके बेसिस पर हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्या हमारी जो रेगुलर किताबें हैं क्या वो सफाइस करती हैं हमारे नीड्स को और उनसे क्या यूपीएससी के क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या? देखो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ये बिल्कुल फैक्ट है और यूपीएससी ऐसे एक्सेप्शंस हमेशा डालेगी। फॉर एग्जांपल देशेर कथा वाली किताब, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी प्रिपेयर करने वाला कोई भी स्टूडेंट इस देशेर कथा किताब के बारे में जानता होगा, या फिर जानता होगा तो बहुत बड़ा विद्वान होगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, बट स्टिल देशेर कथा के बारे में कोई नहीं जानता है और इस आंसर को टिक करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। बट स्टिल हमें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये किताब तो 2020 के प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी ने सेलेक्ट की है ना, 2021 के लिए नहीं। हम तो 2021 के लिए प्रिपेयर करेंगे। जब ऐसा हो रहा है तो हमें अपने ऑथेंटिक सोर्सेस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्सेस मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसको इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ें कि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस को हम उससे रीप कर सकें, साथ ही साथ हम खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, स्पेसिफिकली यूपीएससी काइंड ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, जिसके बेसिस पर हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता रख सकते हैं। मतलब कि हमें आइडिया लग जाता है कि ये स्टेटमेंट यूजुअली इनकरेक्ट होता है हमेशा यूपीएससी के फील्ड में, तो ये इनकरेक्ट है। यहां पर एक मुद्दा और क्लियर होता है कि क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए क्या? नहीं, बहुत सारा नॉलेज नहीं चाहिए। हमें नॉलेज चाहिए, डेफिनेटली नॉलेज चाहिए, बट हमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। इतना नॉलेज चाहिए जिससे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमें उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, रादर देन कि हम बहुत सारे किताबों को और इधर उधर मिला के सब कुछ पढ़ लें। हमें पैटर्न पकड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार। एज यूजुअल हर साल ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके एप्लीकेशन में यह बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या एप्लीकेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते क्या नहीं है। इन भविष्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए
ऐसी मेंटालिटी हमें रखनी है कि यूपीएससी जब क्वेश्चन फ्रेम करता होगा तो उसकी क्या मेंटालिटी है, उसी मेंटालिटी के साथ हमें अपने प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है। जैसे यहां पर लिखा है ना कि सक्सेस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। डेफिनेटली सक्सेस कोइंसिडेंस नहीं है। इसके लिए आपको पहला हार्ड वर्क की जरूरत होती है और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क, और ये दोनों को कंबाइन कर लो आप, क्योंकि केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है यूपीएससी में। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में आते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस की। प्रॉपर गाइडेंस आपको हमेशा सीख करना है। वो गाइडेंस आपको एक अच्छा रास्ता बताएगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पर एंड होना है, क्योंकि एंड कहाँ पर होना है ना, ये पता लगा पाना, मतलब पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमने लगाम नहीं लगाई ना अपने आप में, हम बढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, और यूपीएससी हर साल ऐसे एक नई नई किताबें लेके आएगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन की किताब है। कौन जाता है फॉरेन राइटर के पास मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, वो भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को। तो बस इस वीडियो में यही बताने का उद्देश्य था कि आपको किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप स्टिक करिए अपने ऑथेंटिक सोर्सेस पर, और वही आपको रास्ता लेके दिखाएगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।